शिक्षक मित्रों एवं सभी छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस 9वें सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मनुष्य के हृदय ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करूंगा। मनुष्य का हृदय थोरैसिक चैम्बर में बीचों बीच अवस्थित होता है, लेकिन इसका निचला हिस्सा जो वेंट्रिकल कहलाता है वह बाईं ओर मुड़ जाता है, जिस कारण से आपको यह छाती में बाईं ओर स्थित दिखाई पड़ता है। जब आप अपने धड़कनों को हाथ से छूकर या स्टेथोस्कोप की मदद से फील करने की कोशिश करते हैं तो आपको यह हार्ट बाईं ओर धड़कते हुए दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। हार्ट चारों ओर से एक पतले फाइब्रस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और हार्ट के बीच जो थोड़ी सी जगह बचती है उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, जो एक काफ़ी गाढ़ा, लसलसा और रंगहीन द्रव पदार्थ है। यह फाइब्रस मेम्ब्रेन हार्ट को रगड़ से बचाता है। जब हार्ट धड़कते रहता है तो लीवर की सतह पर यह रगड़ खाते रहता है, तो इस घर्षण से उत्पन्न इंजरी यानी घायल होने से हार्ट को यह फाइब्रस मेम्ब्रेन बचाता है और सामान्य रूप से चलते फिरते, दौड़ते, जंप करते समय हार्ट पर कोई झटका न लगे, चोट न लगे, इससे बचाने में यह पेरिकार्डियल फ्लूइड मदद करता है। यह एक प्रकार से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। आगे की ओर 2 ऑरिकल या एट्रिया पाए जाते हैं और पीछे की ओर 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ये दोनों ऑरिकल एक दूसरे से इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा पूरी तरह अलग अलग होते हैं। इसके कारण बाएं तरफ बहने वाला ब्लड दाहिने तरफ के चैम्बर में और दाहिने तरफ से बहने वाला ब्लड बाईं ओर के चैम्बर में नहीं आ जा सकता है। बाएं तरफ पल्मोनरी वेन दोनों तरफ से शुद्ध ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर जमा करता है, जबकि दाहिनी ओर दोनों एंटेरियर वेना कैवा या सुपीरियर वेना कैवा और एक पोस्टेरियर वेना कैवा या इंफीरियर वेना कैवा के द्वारा इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा होता है। इस तरह हार्ट आप देख रहे हैं, बाहरी सतह बाईं ओर आपको बाहर का व्यू है। बाहर से देखने में हार्ट इसी प्रकार दिखाई पड़ता है और अगर वेंट्रल सरफेस की ओर से इसकी दीवार को काट दिया जाए
तो इसमें आपको ऊपर का यहाँ देख सकते हैं आप, राइट ऑरिकल है, इधर लेफ्ट ऑरिकल है, नीचे ये राइट वेंट्रिकल और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार काफ़ी मोटी होती है। बीच में आप ये देख रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम लगा हुआ है और इसी तरह दोनों ऑरिकल के बीच में भी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बना हुआ है। ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर आने वाले रास्ते में, जिसे कि एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं, बायां दायां दोनों ओर भाल्व्स लगे रहते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड भाल्व कहा जाता है। बाइकस्पिड भाल्व का दूसरा नाम मिट्रल भाल्व भी है। यह सिर्फ वेंट्रिकल की ओर खुले, उल्टा ऑरिकल की ओर न खुल जाए, इसलिए इन भाल्व्स की सतह पर आप ये सफ़ेद सफ़ेद धागे की तरह देख रहे हैं, पैपिलरी मसल्स लगे रहते हैं। तो हार्ट के ऊपर पाए जाने वाले सभी के सभी, हार्ट पर जितने भी प्रकार के आप देख रहे हैं, जितने ओपनिंग हैं, सभी पर कोई ना कोई भाल्व लगा रहता है, जिससे कि ब्लड का प्रवाह सिर्फ एक दिशा में हो, दूसरी दिशा में ना हो। ऐसा हार्ट जिसमें कि प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड एक साथ बहे, यहाँ दाहिनी ओर से इम्प्योर ब्लड और बाईं ओर से प्योर ब्लड दोनों एक साथ बह रहा है। जितनी मात्रा में इम्प्योर ब्लड हार्ट में लाकर लंग्स में भेजा जाता है, उतनी ही मात्रा में प्योर ब्लड लंग्स से वापस लेकर बॉडी में भेजा जाता है। तो इस तरह के परिवहन को डबल सर्कुलेशन और इस तरह के हार्ट को डबल सर्किट हार्ट कहा जाता है। यहाँ देखिए, इस डायग्राम में दिखलाया गया है कि इम्प्योर ब्लड आगे सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में जमा हो रहा है, इन्फेरियर वेना केवा से भी यह वापस आके हार्ट में जमा हो रहा है और ये पूरे का पूरा लंग्स में चला जाता है। वहाँ शुद्धिकरण के बाद प्योर ब्लड वापस आता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हुए, फिर से यह बॉडी में वापस चला जाता है। तो इस तरह एक सर्किट की तरह एक ही ब्लड बॉडी से हार्ट में, हार्ट से लंग में, लंग्स में वापस हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी में आते जाते रहता है। तो इस तरह यह डबल सर्कुलेशन या डबल सर्किट हार्ट काम करता है। अब जो ऑरिकल्स की दीवार होती है वह पतली होती है, लेकिन वेंट्रिकल की दीवार ऑरिकल की अपेक्षा मोटी होती है। बायां और दायां वेंट्रिकल की तुलना करें तो दाहिना वेंट्रिकल से बगल में लंग्स तक ही ब्लड जाता है, इसलिए कम फोर्स लगता है। तो राइट वेंट्रिकल की दीवार थोड़ी पतली होती है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, इसलिए वहाँ पावरफुल फोर्स लगाना पड़ता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार राइट वेंट्रिकल की दीवार की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मोटी होती है। अब ब्लड का एक ही दिशा में प्रवाह हो, इसके लिए एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर पर भाल्व्स लगे हैं। तो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड भाल्व और लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड भाल्व पाए जाते हैं। ये भाल्व कस्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यानी एक कटोरे के आकार का बना हुआ फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, जिसके सतह पर वेंट्रिकल की तरफ से पैपिलरी मसल्स लगे रहते हैं।
ये पेपिलरी मसल्स ऊपर भाल्व की सतह पर कार्डी टेंडिनी नामक थोड़ा पतला लेकिन कड़े हिस्से के द्वारा जुटा रहता है और वेंट्रिकल की दीवार पर यह नुकीले उभारों के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे कॉलमनी कार्नी कहा जाता है। जहां पर ऑरिकल में वेन्स खुलते हैं, आमतौर से कहा जाता है कि वहां सेमी लूनर भाल्व लगे रहते हैं, लेकिन वास्तव में ऑरिकल के मसल्स ही कुछ इस तरह से बने रहते हैं कि ये वेन्स के ओपनिंग को गार्ड करते हैं, ब्लड अंदर आने देते हैं, वापस नहीं लौटने देते हैं। इन्फेरियर वेना केवा के ओपनिंग पर एक अवशेष की तरह यूस्टेचियन भाल्व पाया जाता है, छोटा सा भाल्व पाया जाता है, और इसी की मदद से ब्लड इन तीनों मेजर वेन्स, सुपीरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स की मदद से ऑरिकल में वापस आते हैं, लेकिन फिर वापस वेन में लौट कर नहीं जाते हैं। लेफ्ट प्री कैवल्स के पास एक छोटा सा ओपनिंग होता है जो ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस है, यानी हार्ट की दीवार में जो ब्लड बह रहा है वह वापस इस लेफ्ट प्री कैवल के पास राइट ऑरिकल में वापस निकलकर इम्प्योर ब्लड के साथ मिक्स कर रहा है। इस जगह पर भाल्व ऑफ थीवेसियस पाया जाता है। भाल्व ऑफ थीवेसियस कोरोनरी सर्कुलेशन का भाल्व है, जो कि हार्ट की दीवार में बहने वाले ब्लड को वापस राइट ऑरिकल में पहुंचाता है। अब आप ब्लड सर्कुलेशन को इस डायग्राम में देख रहे हैं। राइट ऑरिकल में ब्लड जमा हुआ, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में आया, फिर यह इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी एओर्टा होकर फेफड़े में चला जाएगा। फेफड़े से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा आया, वहाँ से सिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा यह हमारे पूरे बॉडी में ऊपर की ओर कैरोटिड की मदद से हेड रीजन और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्टरी की मदद से हार्ट के नीचे के सभी हिस्से में ब्लड सप्लाई करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड भाल्व की सतह पर पेपिलरी मसल लगे हुए हैं, जिनके दोनों छोर पतले होते हैं। पेपिलरी मसल्स की तरफ कॉर्डी टेंडिनी और वेंट्रिकल की दीवार पर कॉलमनी कार्नी नामक पतले उभार दिखाई पड़ते हैं, एवं जो दो आर्टरीज राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक आर्टरी की उत्पत्ति हो रही है, उन पर 3-3 सेमी लूनर भाल्व लगे रहते हैं, जो वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाने देते हैं, लेकिन वापस आने से रोके रहते हैं। अब हार्ट की दीवार में जहाँ पर कि एओर्टा ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, वहाँ पर 3 छोटे छोटे उभार दिखाई पड़ते हैं, जिसको एओर्टिक साइनसेज कहते हैं। पल्मोनरी एओर्टा
और सिस्टमिक एओर्टा दोनों के पास 3 छोटे छोटे उभार दिखाई पड़ते हैं। इन्हें एओर्टिक साइनसेज कहते हैं। आगे की ओर राइट कोरोनरी साइनस, उससे राइट कोरोनरी आर्टरी की उत्पत्ति होती है। लेफ्ट कोरोनरी साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की उत्पत्ति होती है। इनकी मदद से राइट और लेफ्ट चैम्बर्स की दीवार में ब्लड सप्लाई होता है। यह आपको कुछ इस तरह से आर्टरीज का और वेन्स का जाल बना हुआ दिखेगा। इसके लिए एक विशेष प्रकार का केमिकल ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, जो हार्ट की दीवार में बहने वाले कोरोनरी सर्कुलेशन में घुल जाता है। बाद में एक्सरे करने पर यानी एंजियोग्राफी करने पर इस तरह से हार्ट की दीवार में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई पड़ता है, जिसे कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। अब यह कोरोनरी आर्टरी और इसके विभिन्न ब्रांच हार्ट की इपिथीलियम, जिसे इपिकार्डियम कहते हैं, उसके ठीक नीचे नीचे गुजरते हैं और इससे बहुत महीन महीन ब्रांचेज निकलकर मसल लेयर में भी चले जाते हैं। मसल लेयर को मायोकार्डियम कहा जाता है। तो इस तरह मायोकार्डियम के अंदर कैपिलरीज का जाल बन जाता है, जिसे आपने पिछले डायग्राम में देखा है। ये मायोकार्डियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज और वेन्स में बटे रहते हैं। अब इन आर्टेरियोल, कैपिलरीज और वेन्स से लुमिनल वेजल्स की उत्पत्ति होती है। ये चारों चैम्बर में कहीं भी खुल सकते हैं। इसलिए बहुत सारा ब्लड जो लेफ्ट ऑरिकल से प्योर फॉर्म में हार्ट की दीवार में गया था, वह वापस लेफ्ट ऑरिकल में भी लौट सकता है, या नहीं तो फिर वह राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में जा कर के अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस करता है। अब बाहर से हार्ट को अगर नाप कर देखा जाए तो एक मोटा मोटी आकलन है कि हार्ट का जो आकार होता है बॉडी के भार के अनुपात से यह मेल में 0.43% है और फीमेल में 0.4% है। लेकिन कुछ एनिमल्स जो काफ़ी एक्टिव होते हैं, उसमें हार्ट का वेट बॉडी का 1% तक यानी बड़ा हार्ट होता है। एक्सरे फोटोग्राफी की मदद से हार्ट का मेजरमेंट लिया जाता है, तो लंबाई में यह 8 सेंटीमीटर से लेकर 14.5 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर तक चौड़ा दिखाई पड़ता है। हार्ट का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वह 700 मिलीलीटर के लगभग है, जिसमें इसके मसल्स का अपना वॉल्यूम ही 300 मिलीलीटर होता है। अर्थात हार्ट के अंदर का आयतन 400 मिलीलीटर होता है। तो अगर हार्ट पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ मान लिया जाए तो अंदर 400 मिलीलीटर ब्लड जमा होता है। लेकिन जब हार्ट बीट होता है तो हार्ट पूरी तरह से चपटा होता नहीं है, उसके अंदर काफ़ी ब्लड बचा हुआ रह जाता है। इसलिए हर एक साइकिल में लगभग 140 मिलीलीटर ब्लड बाहर की ओर पंप होता है, अंदर की ओर खींचा जाता है, फिर बाहर की ओर पंप होता है। तो 140 मिलीलीटर हार्ट का वॉल्यूम घटता बढ़ता है। परिणाम
सिर्फ 140 मिलीलीटर ब्लड ही शक होता है या वहाँ से पंप होकर बॉडी में सप्लाई होता है। मतलब कि अगर हार्ट का टोटल आयतन, टोटल वॉल्यूम 700 मिलीलीटर हो, उसका इंटरनल वॉल्यूम 400 मिलीलीटर हो, तो यह सिर्फ 140 मिलीलीटर ब्लड का ही सप्लाई करता है। अब एक बार हार्ट बीट होता है तो जितना ब्लड अंदर आता है या बाहर जाता है, तो एक साइकिल में सप्लाई होने वाले ब्लड के वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, और जो सप्लाई है उसे कार्डियक आउटपुट भी कहा जाता है। तो कार्डियक आउटपुट कितना हुआ, तो अगर 1 मिनट में हार्ट 72 से 75 बार धड़कता हो और प्रति धड़कन के साथ 140 मिलीलीटर ब्लड पंप किया जाता हो, तो 1 मिनट में यह 10 मिलीलीटर से लेकर 10.5 लीटर तक ब्लड सप्लाई कर सकता है। तो इस रेट को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब हार्टबीट को रेगुलेट कैसे किया जाता है? ये 72 से 75 बार जो हार्टबीट हो रहा है, वह हार्टबीट कैसे हो रहा है? तो सभी वर्टिब्रेट के हार्ट में धड़कनों को उत्पन्न करने के लिए अपनी व्यवस्था होती है। अगर हार्ट को, किसी एनिमल के हार्ट को ऑपरेट करके बाहर निकाल लिया जाए और उसे सलाइन सॉल्यूशन में डुबाकर देखा जाए, तो उसमें भी हार्टबीट होते दिखाई पड़ता है, भले ही उसका रेट, उसका रिदम डिस्टर्ब हो जाए। काफ़ी देर तक इस तरह से हार्ट काम करते रहता है। तो ऐसे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है, जिसमें धड़कनों को उत्पन्न करने का गुण हार्ट की दीवार के अंदर ही वह सिस्टम पाया जाता है। बनावट की दृष्टि से हार्ट के मसल्स यानी कार्डियक मसल्स स्ट्राइप्ड मसल या स्ट्रिएटेड मसल्स है, जैसा कि स्केलेटल मसल होते हैं, लेकिन क्रिया की दृष्टि से यह ऑटोनोमस है। इस पर हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस पर नियंत्रण होता है एक स्पेशल मसल फाइबर से बने हुए सेल्फ एक्साइटेटरी सिस्टम का, जो स्वतः उत्तेजित होकर हार्ट को धड़कने के लिए सिग्नल देने का काम करता है। ये स्पेशल मसल्स राइट ऑरिकल के डॉर्सल वॉल में SA नोड यानी सिनु ऑरिकुलर नोड का निर्माण करता है। इसी तरह इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के सबसे ऊपर के भाग में, जहाँ वह ऑरिकल के संपर्क में रहता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या AV नोड का निर्माण करता है। इनसे पतले पतले धागे के रूप में कई सारे फाइबर्स ऑरिकल की दीवार में और AV नोड से निकलकर वेंट्रिकल की दीवार में फैले रहते हैं। अब SA नोड में धड़कनों को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स संवेदना की उत्पत्ति होती है, इसलिए SA नोड को पेसमेकर कहा जाता है। जब यह इम्पल्स मसल्स से गुजरता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही यह इम्पल्स समाप्त होता है, मसल्स फिर रिलैक्स करने लगते हैं। तो हार्ट के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्रिया होती है, एक्सपेंशन नहीं। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। लेकिन सिकुड़ने जैसी बात, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जैसी बात तो सही है, लेकिन फैलने जैसी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हार्ट सिर्फ अपने फुल वॉल्यूम में वापस लौटता है, यानी रिलैक्स करता है। AV नोड
SA नोड के ही समान है, स्पेशल मसल फाइबर से बना हुआ, लेकिन इसमें इतना कमज़ोर इम्पल्स बनता है कि इसका प्रभाव वेंट्रिकल के मसल पर नहीं पड़ता है। यानी कि यदि SA नोड काम नहीं करे तो AV नोड से वेंट्रिकल की दीवार में धड़कन उत्पन्न नहीं कराया जा सकता है। इसलिए SA नोड से AV नोड के बीच 3 इंटरनोडल फाइबर्स पाए जाते हैं। इन फाइबर्स की मदद से SA नोड से इम्पल्स AV नोड में पहुंचता है और वहां से फिर बंडल ऑफ हिज, दोनों तरफ के अलग अलग बंडल फाइबर्स, और फिर वेंट्रिकल की दीवार में पुरकिंजे फाइबर्स के रूप में यह एक्साइटेबल सिस्टम को फैला देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि SA नोड से उत्पन्न इम्पल्स पहले AV नोड में, फिर वहां से बंडल ऑफ हिज में, और फिर वहां से पुरकिंजे फाइबर्स की मदद से वेंट्रिकल की दीवार में सप्लाई होता है। तो इस तरह AV नोड एक रिले सिस्टम का काम करता है, अपनी संवेदना नहीं उत्पन्न करता है, बल्कि SA नोड की संवेदना को फिर से रिले करके बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स की मदद से वेंट्रिकल की दीवार में पहुंचाता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल एक साथ धड़कते नहीं हैं। जिस समय ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। जिस समय ऑरिकल रिलैक्स करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस तरह इन दोनों हिस्से का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक के बाद दूसरा होते रहता है, अल्टरनेटली ये काम करते रहते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर SA नोड बना हुआ है, जहां से आप राइट ऑरिकल की दीवार का फाइबर नहीं दिखलाया गया है। लेफ्ट ऑरिकल की दीवार में यह 0.0307 सेकेंड में पहुंचता है, जबकि राइट ऑरिकल की दीवार में सिर्फ 0.03 सेकेंड में पहुंचता है। तो इस तरह से राइट ऑरिकल में यह पहले पहुंचता है तो वह पहले सिकुड़ने लगेगा, और लेफ्ट ऑरिकल में वह काफ़ी बाद में पहुंचता है तो वहाँ वह बाद में सिकुड़ेगा। ये 3 इंटरनोडल फाइबर्स दिखलाए गए हैं, जिनकी मदद से AV नोड में यह इम्पल्स पहुंच रहा है। AV नोड में यह 0.09 सेकेंड में पहुंचता है, लेकिन बाहर निकलते समय 0.07 सेकेंड का टाइम लैप्स है। 0.16 सेकेंड में यह बंडल ऑफ हिज में पहुंचता है। वेंट्रिकल की दीवार में यह 0.18, 0.21, 0.22 आप देख रहे हैं, टाइमिंग लिखा हुआ है कि निचले हिस्से में 0.18, फिर दीवार में 0.21, फिर 0.22 सेकेंड में पहुंचता है। तो चूंकि वेंट्रिकल में यह इम्पल्स बाद में पहुंचता है, इसलिए वेंट्रिकल की दीवार बाद में सिकुड़ती है। तो इस टाइम गैप के कारण ऑरिकल पहले कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जब ऑरिकल रिलैक्सेशन फेज में चला जाता है तब वेंट्रिकल के सिकुड़ने की क्रिया प्रारंभ होती है। अब हार्ट के फैलने सिकुड़ने पर जहां हार्ट का अपना नियंत्रण है, वहीं इसके साथ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का 2 ब्रांच, वैगस नर्व और सिंपैथेटिक नर्व भी जुटा हुआ रहता है। यह इसके रिदम को, इसके लय और ताल को रेगुलेट करने का काम करता है। वैगस इम्पल्स हार्ट बीट की संख्या को घटाता है, जबकि सिंपैथेटिक हार्ट बीट की संख्या को बढ़ाता है। वैगस नर्व के छोर से, शीर्ष से, जहां वह
कार्डियक मसल से जुटा हुआ है वहाँ पर एसिटाइल कोलाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है। इसलिए अगर एसिटाइल कोलाइन डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाए तो हार्ट बीट का रेट घट जाएगा। एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, मस्कार्डिन और टिंचर ऑफ बेलाडोना ये एसिटाइल कोलाइन की क्रिया को घटाने वाले हैं। इसलिए हार्ट बीट का रेट इन नशीली पदार्थों के सेवन करने के बाद बढ़ जाया करता है। सिंपैथेटिक नर्व सिंपैथेटिन, जो केमिस्ट्री के हिसाब से एड्रिनल ग्लैंड में बनने वाले एड्रिनलिन के समान है, तो सिंपैथेटिन या एड्रिनलिन निकालकर हार्ट बीट के रेट को बढ़ाता है। इसलिए एड्रिनलिन बनाने वाले विभिन्न कंपाउंड्स जैसे नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल एलानिन, डोपा और डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल एलानाइन, एमाइन, डोपामाइन, ये सब हार्ट बीट के रेट को बढ़ाते हैं। इफेड्रिन और एम्फेटामाइन ये एड्रिनलिन जैसा काम करते हैं और इनसे भी हार्ट बीट का रेट बढ़ता है। लेकिन रिसरपाइन, मिथाइल डोपा और प्रोप्रानोलॉल ये हार्ट बीट के रेट को कम करते हैं। अर्गोट अल्कलॉइड का भी एपिनेफ्रिन पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये भी हार्ट बीट के रेट को कम करते हैं, घटाते हैं। अब एक हार्ट बीट में एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन की क्रिया होती है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स करते हैं, तो इससे एक कार्डियक साइकिल पूरा होता है। अगर मान लिया कि 1 मिनट में 72 से 75 बार हार्ट बीट होता हो, तो एक साइकिल पूरा करने में 0.8 सेकेंड से 0.83 सेकेंड का समय लगता है। इसे एक साथ मिलाकर एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट कहा जाता है। इस डायग्राम में वेंट्रिकल के डायस्टोल और वेंट्रिकल के सिस्टोल को दिखाया गया है। जब वेंट्रिकल डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन फेज में रहता है तो यह ऑरिकल से ब्लड लेता है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुले रहते हैं और जब वेंट्रिकल सिस्टोल फेज में जाता है तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं और दोनों तरफ के एओर्टा के बेस पर लगे हुए सेमीलुनर वाल्व्स खुल जाते हैं, जिससे ब्लड बाहर की ओर सप्लाई हो जाता है। जब ऑरिकल्स रिलैक्सेशन फेज में रहते हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे कि सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा से इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में और पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आके जमा होता है। इस समय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्लोज रहता है। लेकिन जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन फेज में आते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम खुल जाते हैं और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फेज में चला जाता है। तो इस तरह ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में चला आता है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेज में आते हैं तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बंद हो जाते हैं, एओर्टा के बेस पर लगे हुए सेमीलुनर वाल्व्स खुल जाते हैं और ब्लड बाहर की ओर चला जाता है।
इस प्रकार कार्डियक साइकिल की क्रिया पूरी होती है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं यह किस तरह से एनिमेटेड जिफ इमेज बनाया गया है कि एक और हार्ट बीट होते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है और दूसरी ओर हार्ट के अंदर से ब्लड के सर्कुलेशन को दिखलाया गया है। आप ध्यान से देखें तो ब्लड सर्कुलेशन की यह क्रिया खूब स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर वाल्व्स की इस स्थिति को ईसीजी के ग्राफ के साथ जोड़कर दिखलाया गया है। पी वेव की उत्पत्ति कब होती है? तो जब एट्रिया डीपोलराइज होते हैं, यानी एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यू आर एस वेव वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के पहले उत्पन्न हो रहा है, यानी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा तो क्यू आर एस वेव बनेगा और इसके बाद जब वेंट्रिकल रीपोलराइज होगा यानी कि रिलैक्सेशन फेज में जाने वाला होगा तो उस वक्त टी वेव बनेगा। तो ईसीजी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पी क्यू आर एस टी वेव बनते हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा स्टेशनरी स्टेज बनता है जिस समय कि कुछ समय के लिए वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में पड़ा रहता है। तो नीचे आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसके बाद फिर से कार्डियक साइकिल की उत्पत्ति होगी, अगला साइकिल होगा, फिर पी क्यू आर एस टी वेव बनेगा। इसी कार्डियक साइकिल में अलग अलग समय में वेव कहाँ जाता है, कौन सी क्रिया होती है, इसको दिखलाया गया है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सबसे अधिक समय लिया गया है, जबकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कम समय लगता है। इसी तरह एट्रियल डायस्टोल में काफ़ी समय लगता है, जबकि सिस्टोल में कम समय लगता है। अब जब आप स्टेथोस्कोप, जिसे सामान्य भाषा में आला कहते हैं, हर एक डॉक्टर के गर्दन पर लगे हुए आले को हम डॉक्टर की पहचान मानते हैं। जब उसे हार्ट के सरफेस के ऊपर छाती पर लगाया जाता है तो लब और डब ये दो साउंड उत्पन्न होते हैं। लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे हार्ट साउंड होते रहता है। तो पहला साउंड है लब, जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है। यह वाल्व के बंद होने के बाद लगभग 25 मिलीसेकेंड्स बाद सुनाई पड़ता है, यानी बंद होने से जो आवाज़ निकली वह आपके कान तक पहुंचने में 25 मिलीसेकेंड टाइम लेता है। यह आवाज़ लगभग 0.14 सेकेंड तक सुनाई पड़ता है। इसके बाद दूसरा साउंड डब साउंड है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेज में आता है, सेमीलुनर वाल्व खुले रहते हैं, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फेज में आता है
कि पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा के बेस पर लगे हुए सेमिलुनर भाल्व बंद होते हैं, जिसके कारण दूसरी आवाज़ डब सुनाई पड़ती है। यह भाल्व के बंद होने के लगभग 20 मिलीसेकंड बाद सुनाई पड़ती है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी हायर है, इसलिए यह काफ़ी साफ सुनाई पड़ता है और यह आवाज़ लगभग 0.11 सेकंड तक सुनाई पड़ता है। स्टेथोस्कोप के अलावे हार्ट की सतह पर एक माइक्रोफोन और रिकॉर्डर लगाकर फोनोकार्डियोग्राम नाम का एपरेटस बनाया जाता है। जब फोनोकार्डियोग्राम में साउंड ट्रैक का हम स्कैन करते हैं तो हमें 3 हर्ट्ज साउंड लगभग सभी व्यक्ति में और किसी किसी व्यक्ति में चौथा हर्ट्ज साउंड भी सुनाई पड़ता है। ये तीसरा हर्ट्ज साउंड बहुत हल्का होता है। अगर एकदम शांत वातावरण में स्टेथोस्कोप लगाकर कोई डॉक्टर सुनने की कोशिश करे तो इस तीसरे साउंड को महसूस किया जाता है। जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड गिरते रहता है, यानी कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फेज में है, तो इसकी दीवार के एलोंग जो ब्लड दायां बायां बहता है, उसके कारण वेंट्रिकल की दीवार में एक कंपन सी उत्पन्न होती है और इसी कंपन के कारण ये तीसरी आवाज़ उत्पन्न होती है। यह लगभग 26 मिली सेकेंड के बाद उत्पन्न होता है, सेकेंड साउंड के बाद। सेकेंड साउंड के बाद यानी डब के बाद लगभग 26 मिली सेकेंड बाद यह साउंड उत्पन्न होता है। यह मिडिल थर्ड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय महसूस किया जा सकता है। अब चौथा साउंड जो किसी किसी व्यक्ति में सुनाई पड़ता है, यह मेजर वेन्स के ओपनिंग के पास लगे वाल्व्स के क्लोजिंग के कारण होता है, जिसका साइकिल मात्र 20 साइकिल पर सेकेंड है, इसलिए स्टेथोस्कोप से इसे सुनना संभव नहीं है। लेकिन फोनोकार्डियोग्राम में यह दिखाई पड़ता है। जिस किसी पेशेंट में वाल्व थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी स्टेनोसिस नाम की घटना घटती है, उसमें इस तरह का साउंड सुनाई पड़ता है। स्टेनोसिस के केस में इसे हार्ट मर्मर या ब्रूट्स भी कहा जाता है। यहाँ देखिए यह किस तरह से फोनोकार्डियोग्राम का स्कैन का रिजल्ट आ रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के प्रारंभ में पहला साउंड, डायस्टोल के प्रारंभ में दूसरा साउंड यानी लब और डब, उसके बाद तीसरा साउंड थोड़ी देर के बाद, और चौथा साउंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंतिम कंडीशन में और बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का सुनाई पड़ता है। हार्ट की विभिन्न बीमारियों में इस हार्ट साउंड की स्थिति बदल जाती है, इसका टाइम पीरियड बदल जाया करता है। फोनोकार्डियोग्राम की मदद से इन्हें समझकर डॉक्टर्स इन बीमारियों की पहचान करते हैं। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम का एपरेटस हार्ट की दीवार से डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन वेव को रिकॉर्ड करता है। जब हार्ट के मसल्स एक्साइट कराए जाते हैं तो इसकी सतह पर आमतौर से रिलैक्स कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है,
लेकिन एक्साइटेड होते ही यह पॉजिटिव चार्ज अंदर और सतह पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। जब यह वेव आगे बढ़ता है तो फिर सतह पर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो इस घटना को रीपोलराइजेशन कहते हैं। अब अगर हार्ट के मसल्स में इस तरह से डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है तो हार्ट के चारों ओर थोरेसिक चैम्बर में बॉडी वॉल पर भी इसका असर दिखाई पड़ता है, जिसे हम एक बहुत ही सेंसिटिव एपरेटस जिसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसकी मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं और इससे हार्ट के मसल्स की क्रियाओं का सही अनुमान निकाला जा सकता है। (1893) में डच फिजियोलॉजिस्ट विलेम इंथोवेन नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार किया था। उन्होंने 1895 में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बनने वाले वेव्स को 5 जगह डिफ्लेक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए उसे PQ, RS और T वेव नाम दिया था। विलेम इंथोवेन को इस खोज के लिए 1924 में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने 3 लीड्स की मदद से हार्ट के चारों ओर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की कल्पना की, जिसे इंथोवेन्स ट्रायंगल कहा जाता है। लेड 1, लेड 2 और लेड 3 इनकी मदद से एक ट्रायंगल तैयार किया जाता है। अब जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जा रहा है उसमें कुल मिलाकर 12 लीड्स पाए जाते हैं, जिसे हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। बाइपोलर लीड्स 3 होते हैं, ये स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स होते हैं। यूनिपोलर लीड्स 3 होते हैं, जिन्हें ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स कहा जाता है, और 6 प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स होते हैं। ये जो 3 स्टैंडर्ड लीड्स हैं, लेड 1 लेफ्ट आर्म और राइट आर्म के बीच, लेड 2 लेफ्ट फुट और राइट आर्म के बीच, और लेड 3 लेफ्ट फुट और लेफ्ट आर्म के बीच। इन तीनों लेड्स की मदद से इंथोवेन ट्रायंगल बनता है। अब इन सारे लेड्स के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जोड़ देने पर यह 0 बन जाता है। मैथमेटिक्स की दृष्टि से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो लेड 2 पर बनता है वह लेड 1 और लेड 3 के जोड़ के बराबर होता है। यूनिपोलर लीड्स को ऑगमेंटेड लीड्स कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मदद से जुटा रहता है और निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। गोल्डबर्गर 1990 ने इन्हें AVR, AVF और AVL नाम दिया, यानी राइट आर्म, राइट फुट और लेफ्ट आर्म। इस तरह से लेड्स की सजावट होती है हार्ट के चारों ओर। AVL, उसके बाद लेड 1, फिर लेड 2, फिर AVF, फिर लेड 3 और फिर AVR।
छाती के ऊपर V1, V2, V3, V4, V5 और V6 लेड्स लगे रहते हैं। इनके अलग अलग लोकेशन होते हैं। V1 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ स्टर्नम अप्रॉक्सीमेटली हाफ इंच। V2 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। 1 है राइट ऑफ स्टर्नम, 2 है लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, यह भी हाफ इंच की दूरी पर। V3 मिडवे बिटवीन V2 एंड V4। और V4 कहाँ है? तो मिड क्लेविकुलर लाइन पर है, ओवर फिफ्थ लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। V5 लेवल विथ V4 इन द एंटेरियर एक्सिलरी लाइन और V6 लेवल विथ V4 एंड V5 इन द मिड एक्सिलरी लाइन। तो आप सिंपली ये जानिए कि कुल संख्या में 12 लीड्स होते हैं। इनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण है, लेड 1, 2 और 3। AVL, AF, AVL, AV राइट R मतलब और AVF यानी फुट, ये सब निगेटिव का काम करते हैं। अब हार्ट बीट जब होते रहता है तो मसल्स की दीवार में जो रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन वेव चलता है उसे इस तरह का ग्राफ PQRS के द्वारा दिखलाया गया है। अगर ये रेट बढ़ेगा तो ये ज़्यादा संख्या में वेव बनेगा, हार्ट बीट रेट घटेगा तो कम संख्या में बनेगा, और हार्ट अगर इरेगुलर बीटिंग करेगा तो कहीं ये वेव कॉम्पैक्ट तो कहीं दूरी पर होंगे। अलग अलग हिस्सों को PR इंटरवल, QRS कॉम्प्लेक्स, RR इंटरवल, ST सेगमेंट, PP इंटरवल इत्यादि नाम से जाना जाता है। इसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। इसी से अनुमान लगता है कि हार्ट के मसल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। P-wave begins as the excitation process passes from the SA node to atria. Its duration indicates the time taken for process to spread throughout the atrial muscle. QRS complex indicates the beginning of depolarization of the ventricle, that is contraction, and ends when all the ventricular muscles have been depolarized. यानी कि और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से प्रारंभ से लेके अंत तक यह QRS वेव है। T wave signals the restitution, that is repolarization process in the ventricle. Repolarization का मतलब अब यह रिलैक्सेशन फेज में है। PR interval measured from beginning of P to the beginning of Q gives the time taken by excitation process to travel from atrium to AV node and along the conducting tissue to ventricular muscles. During ST segment, all parts of ventricles have been depolarized. Restitution of ventricle is completed during the T wave. In the TP interval, that is between 2 cycles of cardiac activity, the whole heart is in the resting polarized state. P wave lasts for 0.06 to 0.11 second. PR interval usually lasts from 0.12 to 0.2 second and varies inversely with the heart rate. QRS complex varies considerably, lasting from 0.06 to 0.11 second.
Values greater than this indicates either that the electrical events are prolonged in one ventricle or that the ventricles are being excited simultaneously. इन दोनों डायग्राम्स में आप देख रहे हैं हार्ट बीट के साथ नीचे ईसीजी का ग्राफ बन रहा है। यह ग्राफ हार्ट के मसल्स के ऊपर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार आपने हार्ट की बनावट और क्रिया को समझा, हार्ट साउंड और ईसीजी को समझा। अब आगे हम लोग आर्टेरियल और वेनस सिस्टम पढ़ेंगे और हार्ट से संबंधित कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां जिसे आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं, वह भी अगले सेशंस में आपको पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।